नमस्कार, तारा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है कि क्यों हम असमिया भाषा पढ़ते समय, लिखते समय और बोलते समय बार-बार क्यों गलतियाँ करते हैं, जबकि आज हमारे पास सब कुछ है। इतने सारे संसाधन मौजूद हैं, तरह-तरह के अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह। कितने सारे लोग हैं सीखने-सिखाने के लिए। हर जगह से ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों अपने गलतियों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी रह जाती है आखिरकार? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं, अगर आपने भी असमिया सीखना शुरू किया है, सिर्फ असमिया नहीं, कोई भी भाषा जब आप सीखना शुरू करते हैं, तब मुश्किलें तो आती है, स्वाभाविक है। हम बार-बार गलतियाँ भी करते हैं। लेकिन क्यों ये हम बार-बार गलतियाँ करते हैं? कैसे हम अपने गलतियों को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं? जो छात्र-छात्राएँ हैं, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले, तो वो लोग परीक्षा में कैसे अच्छा कर सकते हैं, भाषा से जुड़ा हुआ जितने भी प्रश्न पत्र आते हैं उसमें और आम लोग भी। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। आज आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हम एक-एक बिंदु के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में आगे हम आपको कुछ ऐसी पद्धतियों के बारे में बताएँगे, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पद्धतियाँ हैं, जो दुनिया भर में अपनाए जाते हैं और जिसका उपयोग करके आप भी सिर्फ इस भाषा में ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा में निपुण हो सकते हैं। तो आप भी अगर इस विषय को लेकर गंभीर हैं, आप भी अगर असमिया लिखने में, पढ़ने में और बोलने में निपुण होना चाहते हैं, कम से कम समय में अच्छा परिणाम पाने का लक्ष्य रखते हैं, तो तैयार हो जाइए। कागज़ कलम हाथ में ले लीजिए। हम एक-एक करके चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असमिया में पढ़ते समय और लिखते समय कहाँ-कहाँ हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और क्यों करते हैं। समस्या नंबर 1, गलत पठन करने से लेखन भी गलत हो जाता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे, आपका पठन शुद्ध होगा, स्पष्ट होगा, तो ये आपके लेखन को भी शुद्ध बना देता है। दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे, आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए कि पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको सबसे पहले एक-एक शब्द, एक-एक वाक्यों के ऊपर जोर देना है। स्पष्ट पढ़ना है। ऐसे ही मुँह में बुदबुदाकर अगर आप पढ़ेंगे तो इससे लाभ नहीं होता है। पढ़ने की जो कला है ये मतलब अगर आप इसको ठीक से कर पाते हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको बोलने में भी बहुत मदद करता है। और लिखने में तो ये मदद करेगा ही। आप जितना पढ़ेंगे, जितना सही से पढ़ेंगे, उतना सही से आप लिख पाएँगे, उतना सही से आप बोल पाएँगे। पढ़ते समय आपको हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, हर एक शब्द का सही उच्चारण पता होना चाहिए, जितने भी मात्राएँ लगे होते हैं क्योंकि जितने भी भारतीय भाषाएँ हैं, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ जो स्वर चिन्ह लगे होते हैं, हम लोग बहुत बार उसे गलत पढ़ते हैं, गलत बोलते हैं और इसका असर हमारे लेखनी में भी पड़ता है और हम गलत लिख जाते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये मतलब सिलसिला चलता रहता है। तो अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये गलतियाँ आगे और कोई दूसरा ना दोहराए, आपसे ये मतलब आगे ना जाए गलतियाँ, तो आपको एक मतलब लक्ष्य तय करना होगा, खुद से एक वादा करना होगा कि मैं सही से पढ़ूँगा क्योंकि मुझे सही से लिखना है, सही से बोलना है। हर एक चीज़, उच्चारण, मात्रा, वर्तनी वगैरह जो व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक-एक चीज़ मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक अध्याय पढ़ रहे हैं, उसको एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे, आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए, मात्राओं पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी जो पढ़ाई है, वो एकदम सही हो। और तीसरी दफ़ा आप जब पढ़ेंगे, तब आप जो पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ समझने के लिए पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाए। आप पढ़ते समय एक शब्दकोश, एक व्याकरण की पुस्तक ज़रूर अपने पास रखें, हमेशा। एक काम के साथ-साथ 10 और काम भी हो जाता है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, तो अपने परिवार से या फिर स्कूल या कॉलेज में कोई भी आपके जो भी करीब है, उनको बिठाइए, उनको सुनाइए, देखिए वो लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं।
तो ये बहुत ज़रूरी है। छात्र-छात्राओं की बात अलग है। वो लोग तो मतलब उनका एक ही काम है पढ़ाई-लिखाई करना, दिन-रात वो लोग वही करते रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हो जाता है। लेकिन एक वयस्क इंसान जब कोई नया भाषा सीखता है, नए भाषा में लिखने या पढ़ने की कोशिश करता है, तो उनसे गलती होती है, चिंताएँ रहती है, व्यस्तता रहती है, तो उतना नहीं हो पाता है, हम उतना समय नहीं दे पाते हैं, जितना मेहनत हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है, उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो उसमें मतलब प्रतिबद्ध रहिए, वचनबद्ध रहिए और उसको ठीक से करके निकालिए। थोड़ा-सा अतिरिक्त समय तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप छात्र हो या कोई भी आम इंसान। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, लगे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, एक जुनून चाहिए। अगर आपके अंदर वो जुनून है, तो आप कर ही निकलेंगे। कोई नहीं रोक सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड आल्सो कंसिस्टेंसी मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेखनी की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट, कमी क्यों होती है? इसका भी एक ही कारण है अभ्यास कम होना। अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे लिखने की, तो आपकी लेखनी खराब होगी ही। गति भी धीमा गति रहेगा। आप अगर परीक्षा में बैठे हैं, आप लिख रहे हैं, लेकिन आपने पहले अभ्यास ही नहीं की लिखने की, तो हर एक चीज़ आपको मुश्किल लगेगा। आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन लिखते समय ये मात्रा कौन से लगाए हम, ये अक्षर कैसे लिखेंगे, ये सही हुआ, गलत हुआ, ये सोचते-सोचते गति धीमा हो जाता है और जो हैंडराइटिंग है, वो भी बहुत खराब हो जाता है लोगों का, हाथ ही नहीं चलता। थोड़ा समय लिखते ही हाथ दर्द करने लगता है। तो ये हर तरह से नुकसान करता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी ज़रूरी है। छात्र-छात्राओं की बात अलग है, वो लोग जो किताबें पढ़ते हैं, जो अध्याय पढ़ते हैं, वो पढ़ने के साथ-साथ उसमें जो सवाल-जवाब होते हैं, उनका अभ्यास होता है। तो उनके लिए पढ़ना और लिखना दोनों काम मतलब ये अभ्यास अच्छे से चल जाता है। लेकिन अगर आप काम-काज में व्यस्त हैं, नया-नया कुछ पढ़ना-लिखना शुरू किया है आपने, तो आपके लिए हो सकता है ये मुश्किल हो कि आप क्या लिखें, कैसे लिखें? पहले तो ये सीखने में इतना समय लगेगा, तो वो बात थोड़ी-सी अलग हो जाती है। लेकिन मैं सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप एक नया भाषा सीख रहे हैं और आप पढ़ना सीख रहे हैं उस भाषा में, तो आप भी स्कूल की किताबें ही ले लीजिए। वैसे भी हम जब कोई सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम जब तैयारी करते हैं, हम वैसे भी स्कूल की किताबों से ही शुरुआत करते हैं ताकि हमारा जो बुनियाद है वो मतलब मजबूत हो। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, जो भी मतलब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। तो दूसरी जो विषय है मतलब एक नया भाषा सीखना, उसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम स्कूल की किताबें हाथ में ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। वैसे भी छोटी-छोटी किताबें हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता, उसमें सवाल-जवाब होता है। एक कोई कहानी होता है, उसके नीचे सवाल होते हैं, तो आप कहानी को अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके उसके सवालों के जवाब निकालिए। तो एक साथ बहुत अच्छा एक पाठ्यक्रम आप कर रहे हैं, तो आप उसमें गंभीर भी रहेंगे, आपका जो ये बुनियाद है, वो मजबूत भी होगा। आप आपके अंदर जो आत्मविश्वास है और ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, हर तरह से मदद करता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक सलाह दे रही हूँ, इसको लगाइए काम में। देखिएगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, इस भाषा के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होगी, आपकी लिखने की गुणवत्ता बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, मतलब चौतरफा फ़ायदा मिलेगा आपको। व्याकरण ठीक से ना जानने के कारण भी हम एक भाषा को लिखने में, बोलने में बहुत गलतियाँ करते हैं। आप जब कोई भाषा सीखते हैं, कुछ लोग हैं सुन-सुन कर सीख लेते हैं, वो बात अलग है, उसमें भी समय लगता है। सुन-सुन कर अगर आप भाषा सीख रहे हैं, तो आपको मतलब अगर समझ में आ रहा है वो पूरी बात, अच्छी बात है, तो उसमें व्याकरण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ज़रूरत तो पड़ती ही है व्याकरण की, सही-गलत कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। किसी भी भाषा को अच्छी तरह से जानने के लिए व्याकरण थोड़ा-सा जानना अति आवश्यक है। इसको छोड़ के हम लोग मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पूरी तरह से ये भाषा आता है, मुझसे कोई गलती नहीं है होती, नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। ये जो भाषा के मामले में जो लोग गलतियाँ करते हैं, पढ़ने में, लिखने में, शुरू-शुरू में जो लोगों से गलतियाँ होती है, ये सार्वभौमिक एक समस्या है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी भाषा सीखने के लिए बैठ जाइए, ऐसी समस्याएँ हर भाषा में, हर जगह होती है। ठीक है? लेकिन कुछ पद्धतियाँ भी हैं, जो हम बचपन में भी अनुसरण करते हैं और बड़े होने के बाद भी वो पद्धतियाँ बहुत काम आता है खुद को सुधारने में। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको ठीक से व्याकरण नहीं पता है, तो आप ठीक से मतलब सही वाक्य बना ही नहीं पाएँगे। सर-पैर कहाँ किधर लग रहा है मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। आप
व्याकरण का ज्ञान ज़रूर रखें ताकि आप मतलब गलतियाँ तो होती है लेकिन अगर आपको पता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो मतलब उतनी बड़ी बात नहीं रह जाती, समय के साथ-साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, अगर आप गलत बोल रहे हैं तो सही क्या है, इन सब के बारे में अगर कोई अंदाज़ा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो वो मतलब बहुत बड़ी एक कमी रह जाती है। तो आपको इस विषय पर ज़रूर विचार करना चाहिए। व्याकरण बहुत ही ज़रूरी एक अंग है जिसको छोड़ के भाषा हम पूरी तरीके से सटीक तरीके से बोल ही नहीं सकते। चौथी एक समस्या है कि लोगों को अक्षर समझने में, पहचानने में गलती हो जाती है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। शुरू-शुरू में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जब सीखते हैं तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक जैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जो जिसका जो आवाज़ है, ध्वनि है वो एक जैसा है। तो ये मतलब थोड़ा-सा लोगों को परेशान करता है। थोड़ा-सा मतलब लोग भ्रमित हो जाते हैं और वही गलतियाँ भी हो जाती है। लिखने में भी गलतियाँ हो जाती है, पढ़ने में भी गलतियाँ हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कारण कि लोग उन वर्णों को, अक्षरों को ठीक से पहचान नहीं पाते। तो इसका क्या उपाय है? आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप ठीक से पढ़िए, ठीक से पहचानिए। कोई शिक्षक ढूँढ लीजिए और उनसे बात कीजिए। कहाँ आपको परेशानी हो रही है, वो आपको मदद करेगा। आप वर्ण अगर सीख रहे हैं, अक्षर अगर सीख रहे हैं, सिर्फ़ पढ़-पढ़ के मत सीखिए, उसको लिखने का अभ्यास डालिए। कि ये है, ऐसा दिखता है, ये है, ये ऐसा दिखता है, ये है, ये ऐसा दिखता है। तो उसको ठीक से पहचान लीजिए, जितना समय लगता है उतना लगाइए लेकिन ठीक से पहचानिए क्योंकि अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगा, तो इमारत भी मजबूत नहीं बनेगी। हमेशा हिलता-डुलता रहेगा, गलतियाँ होती रहेगी, नंबर कटती रहेगी। तो यही असली चीज़ है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण किसी भी भाषा में। तो अगर आप इनको ठीक से नहीं सीखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो फिर मतलब बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे आप खुद के साथ। तो जितना समय लगता है उतना लगाइए लेकिन ठीक से पहचानिए, उन सब का ठीक से उच्चारण सीखिए। अगर सही मार्गदर्शन मिलने के बावजूद, अगर सही-गलत जानने के बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हैं, तो उसमें कोई तीसरा क्या ही कर सकता है? गलतियाँ आपकी है, आप मूर्खता कर रहे हैं। एक और गलती करते हैं लोग कहा जहाँ संयुक्त अक्षर आता है। असमिया भाषा में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के साथ-साथ कुछ और वर्ण भी है, जॉइंट लेटर्स, संयुक्त व्यंजन, दूसरी भाषाओं में भी है। और ये जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से थोड़ा अलग दिखते हैं, थोड़ा जटिल भी दिखते हैं। लोग उसको ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेते, बहुत सारे छात्र-छात्राएँ, बहुत सारे लोग और यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते, लिख-लिख के अभ्यास नहीं करते। तो जब संयुक्त अक्षर लिखने की बारी आती है तो बहुत गलतियाँ होती है, कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं लोग। ऐसे मतलब अजीब-अजीब गलतियाँ हो जाती है कि क्या कहें। फिर इनको मतलब अगर आप ठीक से याद नहीं करेंगे तो आप इस भाषा को भी ठीक से पढ़ नहीं पाएँगे। बोलने की बात अलग है, बोलते समय तो हम जटिल शब्द को भी अगर 2-3 बार ठीक से सुन लें तो बोल जाते हैं। लेकिन उस जटिल शब्द को लिखते समय परेशानी हो जाती है क्योंकि कुछ ऐसे जटिल अक्षर हैं जो कि हमने ठीक से सीखा ही नहीं है, हम पहचानते ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो ऐसे लोग गलत-सलत लिखते हैं। एक गलती से हज़ार गलती निकल आती है। अगर आप भाषा को पढ़ रहे हैं तो आप ठीक से पढ़िए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ-साथ संयुक्त अक्षरों को भी ठीक से याद कर लीजिए, ठीक से लिख-लिख के अभ्यास कीजिए ताकि कोई गलती ना हो। वरना मतलब लिखते समय आपको तकलीफ होगी ही। वैसे भी आजकल बहुत सारे छात्र-छात्राएँ बच्चे मतलब अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं। वहाँ पर वैसे भी जो हमारे मातृभाषाएँ है, भारतीय भाषाएँ, उस पर थोड़ा कम ही ध्यान दिया जाता है। अंग्रेज़ी के ऊपर ही ज़्यादातर विषय होते हैं, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो लोगों को अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं आता, बहुत जटिल लगता है पढ़ने में, लिखने में। अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये शुरुआत से ही अगर आप ठीक से देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे लिख-लिख के, पढ़-पढ़ के, तो जटिल तो निश्चित तौर पर हमेशा ही रहेगी। तो अगर आप अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं, मातृभाषा की इज़्ज़त करते हैं और अगर चाहते हैं कि ये हमेशा ज़िंदा रहे, क्योंकि मातृभाषा ज़िंदा रहेगी तभी आपकी अस्तित्व भी ज़िंदा रहेगी। तो छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत समय होता है, धीरे-धीरे करके सीख सकते हैं। लेकिन बड़ों के लिए हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा-सा अतिरिक्त अगर समय आप दे पाएँ तो समय लगेगा लेकिन ये भी हो जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस मन में वो इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब तो अपने आप हो ही जाता है।
एक और समस्या आती है लोगों को वर्तनी में और ये मात्राओं को लगाने में। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बहुत गोलमाल हो जाता है लिखते समय, पढ़ते समय भी। तो जब आप स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, तो मात्राओं पर भी खास ध्यान दीजिए। किसकी कौन-सी मात्रा है, तो ये पहचानना ज़रूरी है। अगर ये भी मतलब आपको कोई और बता रहा है, तो फिर मतलब आपने क्या सीखा आज तक? तो थोड़ा-सा विचार करना चाहिए कि ऐसी छोटी-छोटी गलती ना करें, बहुत खराब लगता है। आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप गंभीर नहीं हैं इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर। थोड़ा अपने अंदर वो गंभीरता लाइए, वो सम्मान लाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो लोग गलती नहीं करते, वो लोग क्यों गलती नहीं करते? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को शुरुआत से ही सीख लेते हैं। शुरुआत से ही वो लोग एकदम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। खुद से ही मतलब वो लोग वचनबद्ध रहते हैं कि नहीं, मुझे अच्छे से करना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो वैसे हो जाता है और कुछ लोग इतना हल्के में लेते हैं कि ठीक है, ये मात्रा हमने नहीं बोला तो क्या हुआ? ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा। ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये बहुत ही मतलब परेशान करता है, कहाँ पे क्या लगाए, क्या ना लगाए। हाँ, परेशानी तो होती है, हमारी भाषा में ऐसी कुछ परेशानियाँ हैं जो कई बार हमें उलझन में डाल देते हैं कि ये छोटी ऊ की मात्रा लगेगी कि बड़ी ऊ की मात्रा क्योंकि वैसे सुनने में तो एक जैसा ही लगता है, तो क्या फ़र्क है? ये कैसे याद रखें? नहीं हो पाता है। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप ठीक से देखिए, एक-एक शब्द को ठीक से देखिए शुरुआत से ही, सही से पढ़िए, को मात्रा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है सब कुछ, हम सबको पता है, हम पहचानते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ी करते हैं, क्यों? मतलब जानने के बावजूद भी गलतियाँ जो करते हैं लोग, ये माफ़ी के लायक तो है नहीं। तो मेरे नज़र में ये गलती बहुत बड़ी है। हम मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटे से बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे मतलब जीभ फिसल गया, थोड़ा गड़बड़ आप बोल दिए, वो अलग बात है। लेकिन आप मतलब हर एक जगह गलतियाँ कर रहे हैं, हर एक बिंदु पर कोई आपकी गलतियाँ बता रहा है हर जगह आप गलतियाँ कर रहे हैं, ये सब मतलब अच्छी बात नहीं है। आप ठीक से नहीं वैसे सीख सकते, सिर्फ़ आप समय की ही बर्बादी कर रहे हैं। तो इन बातों पर ध्यान रखिए कि भाषा सीखते समय क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त अक्षर और उसके साथ-साथ स्वर चिन्ह। तो ये सब सबसे पहले ठीक से सीखना अति आवश्यक है। उसके बाद तो अपने आप आपकी उच्चारण हो या शब्द पढ़ना हो, वाक्य पढ़ना हो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बुनियाद मज़बूत होगी तो इमारत अपने आप मज़बूत बन ही जाएगा। बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है और उच्चारण बहुत मायने रखता है। हम लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। इसके भी कई अलग-अलग कारण हैं, हम आगे बात करते हैं। तो पहली जो कारण है जहाँ मतलब हम उच्चारण में गलतियाँ करते हैं, उसमें एक मुख्य कारण है डायलेक्ट। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक भाषा नहीं है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी के भी कई और मतलब रूप हैं। अलग-अलग जगह, अलग-अलग इलाके में लोग अलग-अलग तरह से, अलग-अलग सुर में बोलते हैं। कई सारी उपभाषाएँ हैं। असमीज़ भाषा के मामले में भी असमिया जो मान्य भाषा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो किताबों में या सरकारी दस्तावेज़ों में, अखबारों में लिखा है और एक है कथित। वो बहुत सारे मतलब इसके रूप हैं। असमिया भाषा के भी कई अनेक रूप हैं। अलग-अलग जिले में, अलग-अलग इलाके में अलग-अलग तरीके से लोग असमिया भाषा को बोलते हैं। बहुत सारी उपभाषाएँ हैं। जब एक दूसरे राज्य का व्यक्ति इस राज्य में आकर इस राज्य की भाषा बोलता है, तो उसका जो मातृभाषा है, उसका असर पड़ता है। और असम में भी कई सारे ऐसे मतलब जनजाति है, जिनका अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो शुद्ध असमिया भाषा है, उसको बोलते समय थोड़ा-सा मतलब समस्या आती है। सुर में थोड़ा-सा मतलब अपने-अपने मातृभाषाओं का प्रभाव रहता है। तो बोलते समय भी और कभी-कभी लिखते समय भी हम जो कथित भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी-कभी लिखते समय भी वो आ जाता है। उसके वजह से भी गलतियाँ होती है। तो जो लिखित भाषा है और जो कथित भाषा है, उसमें जो फ़र्क है, हमें शुरुआत से समझना पड़ता है। ठीक, यहाँ के मूल निवासी के लिए भी ये एक समस्या है और जो दूसरे राज्य से आए हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये एक समस्या है। सबकी एक-एक अपनी-अपनी मातृभाषा है और इसका असर पड़ता है। वैसे ये तो स्वाभाविक है, होगा ही। ज़रूरी ये नहीं है कि आप मतलब इस भाषा को किस सुर में बोल रहे हैं, आपकी उपभाषा का मतलब या फिर आपकी मातृभाषा का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ज़रूरी बात ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं या जब बोल रहे हैं, सही शब्द बोल रहे हैं कि नहीं, उच्चारण सही कर रहे हैं कि नहीं, ये वाक्यों को सही से बोल रहे हैं कि नहीं, वो सबसे पहले आता है। बाकी सब तो मतलब धीरे-धीरे कोशिश करते-करते या लोगों के साथ रहते-रहते अपने आप हो ही जाता है।
इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्या है, जैसे असमिया वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे तालव्य ह, मूर्धन्य ह, दंत्य ह और इनका जो इस्तेमाल है, ये भी हमें बहुत मतलब परेशान करता है। जो दूसरे राज्य है, उसमें इन अक्षरों को अलग से उच्चारण किया जाता है, स या फिर श करके। असमीज़ में इसका उच्चारण ह हो जाता है, तो ये एक समस्या। एक और समस्या है चंद्रबिंदु का। मतलब बहुत सारे स्कूली बच्चों को भी ये देखा गया है कि कहीं पर भी चंद्रबिंदु लगा देते हैं। जहाँ भी ओ दिख जाए उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाना है, ऐसा नहीं है, उसका भी एक नियम है। मैं आगे विस्तार से इस विषय पर बात करूँगी किसी दूसरे वीडियो में। अभी तो बस ऐसे बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ समस्या आती है। तो ऐसे मतलब कहीं पर भी चंद्रबिंदु लगा देना ये मतलब एक गलती है और लोग बहुत मतलब उलझन में पड़ जाते हैं, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ इन सबको लेके। फिर मूर्धन्य ट, दंड्य ट मतलब बहुत सारे शब्द एक जैसे उच्चारण होता है, लेकिन लिखते समय अलग हो जाता है, अक्षर अलग हो जाता है। तो इसके कारण बहुत गलतियाँ होती है लिखने में और लिखने में बहुत गलतियाँ होगी तो ज़ाहिर तौर पर वो नंबर कम आएगा परीक्षा में। लेकिन अगर आपको मतलब ये कुछ और समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप ठीक से पढ़िए और शब्दों को ठीक से याद रखिए। मैं अभी एक ही आइडिया आपको दे रही हूँ। रोज़-रोज़ पढ़ेंगे, रोज़-रोज़ शब्दों को देखेंगे, लिख-लिख के अभ्यास करेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक और फिर आपके लिए मतलब समस्या नहीं आएगी, ना लिखने में, ना पढ़ने में। किस शब्द में कौन-सा क्या लगने वाला है, अपने आप ही वो याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे याद करने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियमों के बाहर हो जाता है। वैसे जिन्होंने भी ये भाषा बनाया है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा कि छोटा ई क्यों लगाया गया है क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो छोटा होगा। दीर्घो ई इसका उच्चारण थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए होगा, वैसे ही छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कोई ना कोई कारण तो होगा, लेकिन गलती हम लोगों से ही होता है। हम लोगों ने ही शायद चीज़ों को ऐसे उलझा दिया है गलत बोल-बोल के अभी हमें खुद ही नहीं पता कि क्या कारण रहा होगा। गलतियाँ शायद हमने ही की है, क्योंकि नियम तो होगी, कहीं न कहीं ज़रूर नियम होगी, ऐसे ही तो लोग नहीं बनाएँगे। संस्कृत से ही आया है वैसे, बहुत सारे भारतीय भाषा ये असमिया भी बहुत सारे शब्दों के मामले में ये संस्कृत का जो नियम है, उसी को अनुसरण करके किया जाता है। लेकिन इधर उच्चारण अलग हो जाता है, तो इसी वजह से बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर अभ्यास किया जाए, अभ्यास ही वो चाबी है जो हर मुश्किल ताले को खोल सकता है। तो रोज़-रोज़ अभ्यास करेंगे, ये याद रखेंगे, तो सब अपने आप आ जाता है। ठीक है? तो यही एक उपाय है। तो ज़्यादातर उपाय तो समस्याओं के साथ-साथ मैंने बताया ही है कि ये जो छोटी-छोटी समस्याएँ जो बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं अगर आपने शुरुआत से सही मतलब शुरुआत नहीं की तो समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। आपकी गलती 10 और लोगों तक फैलती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमने बचपन में किया था, जब हमने पहली बार पढ़ाई-लिखाई शुरू की थी स्कूल में, जो-जो हमने किया था, वही सारे पद्धतियों को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ही वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पद्धतियाँ है, पूरी दुनिया में अपनाए जाते हैं। इसलिए बैक टू बेसिक्स, आपको बेसिक्स में ही जाना पड़ेगा, उन्हीं उपायों को अपनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हो सकता है कि आप जल्दबाज़ी में हो, आपको जल्दी-जल्दी सब कुछ सीखना हो। हो सकता है कि आपको ये तरीके काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगेगा इसका परिणाम आने में। लेकिन अगर आपने एक बार ठान लिया, सही से अगर आपने शुरुआत कर ली, तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय के अंदर आप निपुण हो सकते हैं। तो मैं जो बताने जा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने जो पठन है, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, रीड वाइडली, रीड मोर, जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए। आप स्कूल की किताबें पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जहाँ भी जो भी लिखा हुआ हो वो पढ़िए। जिधर भी आपको पढ़ने का मौका मिले पढ़िए, समझ-समझ के पढ़िए, पढ़ते समय एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को ध्यान से देखिए, धैर्यपूर्वक। शुरुआत से थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। फटाफट निकल जाएगा, बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब जितना भी ज़ोर डालना है, समय देना है, वो शुरुआत में ही, कम से कम 1-2 महीना तो लग ही जाता है। क्योंकि ये शुरुआत थोड़ा-सा धीमा होता है कि एक-एक चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, अर्थ समझेंगे, एक-एक अक्षर को समझेंगे, कहाँ पर कौन-सी मात्रा लगाई जाती है, ये समझेंगे, थोड़ा तो समय लगेगा ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जैसे कि मैंने कहा है, कुछ और अगर समझ में ना आए तो स्कूल की किताबें ही उठा लीजिए, सबसे आसान है, छोटी-छोटी किताबें हैं, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अंदर से हमारा आत्मविश्वास बन जाता है, स्पष्टता आती है हर एक चीज़ में। बहुत ही साधारण-साधारण सी बातें होती हैं स्कूल की किताबों में, तो बहुत फ़ायदा करता है। और एक्यूरेट रीडिंग,
ऐसे ही नहीं पढ़ना है, एकदम सही से पढ़ना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और है भी नहीं आपको सुनने के लिए, आपको सही-गलत बताने के लिए, आपको तो पता है ना, आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है उसको आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं, एक-एक मात्रा आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं। पहले आप तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे, जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये क में आ की मात्रा का, म में ई की मात्रा मी, त में उ की मात्रा तू, तो क्या बना? तो इस तरीके से तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे जब तक कि आप मतलब पूरा मतलब उसमें आपकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। बड़े-बड़े जो शब्द होते हैं उसको छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे, तभी मतलब सही से उच्चारण हो पाएगा। एक साथ पढ़ेंगे कोई भी एक बड़ा शब्द, जटिल सा शब्द तो गलती होगी, तोड़-तोड़ के पढ़ेंगे गलती नहीं होगी और ये लिखने में भी आपको मदद करेगा। ठीक है? लिसन मोर, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आप जब सुनेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो सही भाषा है वही सुने। जैसे टेलीविज़न में न्यूज़ बोल रहा है कोई तो वो शुद्ध असमीज़ में बोल रहा है, या फिर कोई गाना गा रहा है जो शुद्ध असमीज़ में गा रहा है, कोई कुछ इंटरव्यू दे रहा है अगर शुद्ध असमीज़ में दे रहा है। ख़ासकर जो टेलीविज़न में जो प्रोग्राम्स आते हैं वहाँ पर ज़्यादातर मान्य भाषा में ही लोग बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा और मतलब शक्तिशाली माध्यम है मतलब सही-गलत को समझने का। वैसे तो हमें पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक स्पष्टता चाहिए, थोड़ा और आत्मविश्वास चाहिए, जो सुन-सुन के बनता है हमारे अंदर। अपने आप कुछ चीज़ें आ जाता है सुनने से। सुनने से एक और बात याद आया, लोग कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए सुनो, सुन-सुन के हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जब तक आपको उस भाषा के एक-एक शब्द समझ में ना आए, तो सुनने से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पहले आपको उस भाषा को समझना पड़ेगा, ज़रूरी शब्द को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप जो सुनेंगे वो आपको समझ में आएगा, तभी काम आएगा। और इसमें जो पढ़ाई है, थोड़ा-सा पढ़ाई करना शुरुआत में ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम शून्य ज्ञान है इसके ऊपर, तो आप ऐसे ही अगर सुनना शुरू करेंगे किसी को, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा-सा अध्ययन करना है, थोड़ा धैर्य धरकर, समय देकर, ज़रूरी जो बातें हैं, ज़रूरी जो शब्द है, जो रोज़ इस्तेमाल में आता है, तो उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ाई करना इस मामले में बहुत अच्छा होगा। फिर आप सुनिए, थोड़ा-थोड़ा करके सुनिए, गाना सुनिए, किसी कोई बातचीत सुनिए, कोई फ़िल्म देखिए, तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके सुनना शुरू कीजिए, बहुत आपको मदद मिलेगा इससे सीखने में। और जब भी आप पढ़ते हैं, ऐसे मन ही मन में मत पढ़िए, रीड आउट लाउड, ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए। ज़ोर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा अपनी सही-गलत अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मन ही मन में पढ़ेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, सिर्फ़ मन को ही सुनाई देगा और गलती, गलती ही रह जाएगी। तो ज़ोर-ज़ोर से पढ़ेंगे तो ये आपका उच्चारण भी ठीक करता है, आपका ज्ञान भी बढ़ाता है, शब्द ज़्यादा याद भी रहते हैं, हर तरह से ये मदद करता है। तो हमेशा जब भी आप कोई नया भाषा सीख रहे हैं, पढ़ते समय हमेशा आवाज़ करके ही पढ़ेंगे, ध्यान रखिए इस बात पर। और फिर उच्चारण पर ध्यान देना तो ज़रूरी है ही, सही उच्चारण करेंगे तभी आप मतलब दूसरों को भी मतलब ठीक से समझा पाएँगे, वरना कोई एक शब्द आप बोल रहे हैं, आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाला उसका कोई दूसरा मतलब समझ ले। तो आपका सुर, आपकी मतलब एक्सेंट चाहे कोई भी हो, लेकिन जो शब्द आप बोल रहे हैं मतलब ध्यान रखिए कि वो आप सही से उच्चारण कर रहे हैं, सही से बोल रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है? तो वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोग गलत समझ लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं। तो इसीलिए सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है, ये लिखने में भी मदद करता है और बातचीत में भी बहुत मदद करता है। और आखिर में असल में ये आखिर में नहीं, ये सबसे पहले ही आता है, वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। अगर सही शुरुआत करेंगे तो आधी जंग आप पहले ही जीत लेंगे। तो सही शुरुआत करने से क्या मतलब है? सही शुरुआत यही है कि अगर आपने ये सीखने का मतलब मन बना लिया है, तो इसको ईमानदारी से निभाइए, गंभीर हो जाइए, छोटी-छोटी बातों पर शुरुआत से ही ध्यान दीजिए। एक भाषा को सीखते समय जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, वर्णमाला को जानना, अगर कोई संयुक्त अक्षर है उसको जानना, मात्राओं को सही से पहचानना, अक्षरों को सही से पहचानना, लिख-लिख के अभ्यास करना ताकि हर एक शब्द, हर एक अक्षर दिमाग में अच्छे से छप जाए। तो अगर ऐसे सही से आप शुरुआत करेंगे, कोई हल्के में नहीं लेंगे, हर दिन इसको करने का ठान लेंगे, समय चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, थोड़ा-थोड़ा करके आप रोज़ उस काम को करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इसका सही परिणाम, अच्छा परिणाम बहुत जल्दी देख पाएँगे।
ठीक है? तो यही ज़रूरी बातें हैं और लिखने के मामले में भी ये पद्धतियाँ काम आती है। कुछ पद्धतियाँ जो हमने अभी बताई है, पढ़ते समय, वैसे ही लिखते समय भी कुछ पद्धतियाँ हैं जो हमारी मदद करते हैं। उसमें से एक तो वही वेल बिगन इज़ हाल्फ डन सही शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए ये बात है कि साहित्य नाम की जो विषय है उसमें लोग मतलब ज़्यादा समय नहीं देते। लोग कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया तो सब याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। तो बस ऐसे पढ़कर चले जाते हैं लेकिन परीक्षा के दिन उनको पता चलता है कि ये इसको कैसे लिखें, इसको तो नहीं लिखना आता है, ये गलती हो रही है, इसमें क्या लगाओ, ये क्या ना लगाओ, इस शब्द को कैसे क्या करें। तो ये तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। शुरुआत से ही आप पढ़ने के साथ-साथ लिखिए, लिखने का अभ्यास एक साथ करते जाइए, तो दोनों में ही आप निपुण हो जाएँगे। और सही लिखने के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, सही पढ़ना भी ज़रूरी है। शुद्ध पठन, शुद्ध लेखन। आप सही से पढ़ेंगे, सही से बोलेंगे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारे शब्द गलत उच्चारण करते हैं और जिसकी वजह से लेखन में भी गलतियाँ होती हैं। जैसे एक शब्द है तोमाक या फिर तोमार, लोग तुमाक बोलते हैं। एक शब्द है कोड़ो, लोग कोरू बोलते हैं। एक शब्द है संस्कृति, लोग बोलते हैं हॉंस्कृति। एक शब्द है ज्योति, लोग बोलते हैं ज्योति। ऐसे तमाम मतलब शब्द है जहाँ लोग गलत उच्चारण करते हैं। साल दर साल ये गलतियाँ दोहराया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति। तो अगर आप पढ़े-लिखे हैं, पढ़-लिख रहे हैं, आपको सही-गलत दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तब भी आप क्यों बातचीत में वो गलती करते हैं? नहीं करना चाहिए। ये आप खुद के लिए भी गलत करते हैं, दूसरों के लिए भी। इसीलिए अगर पढ़ाई-लिखाई की है, किताब पढ़े हैं, आपको पता है कि इसका सही उच्चारण क्या है, इसको कैसे सही से लिखा जाता है, तो आप सही रास्ते पर ही रहिए ना। क्यों जानबूझकर मतलब गँवारों की तरह गलतियों पर गलतियाँ दोहराते रहते हैं? नहीं करना चाहिए। और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास का मतलब क्या है? बार-बार प्रयास करना। नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, कल फिर से करेंगे, कल नहीं हो रहा है, परसों फिर से करेंगे। जब तक कि आप सटीक ना हो जाए, निपुण ना हो जाए, लगे रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। यही है बस। इसके साथ-साथ कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, एक धैर्य चाहिए। करते-करते अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये जो रोज़ लगे रहने का जो एक जज़्बा है, वो बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और बस ऐसे ही मतलब साल निकल जाता है, समय निकल जाता है और गलतियाँ ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ सुधार नहीं होता। शुरुआत से ही अगर कोई चीज़ हल्के में ली है, तो कहाँ क्या मतलब सही होगा, गलतियाँ होती रहेगी। वैसे लिखने में जो गलतियाँ होती है और मात्रा में जो गलतियाँ होती है उसको सुधारने का एक तरीका है 12 खड़ी। अंग्रेज़ी में कहा जाता है सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वावेल्स। इसमें क्या करना पड़ता है कि आप कोई एक व्यंजन वर्ण ले लीजिए और उसको क्या कीजिए जितने भी स्वर चिन्ह है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा उसको उसके साथ उसको लगाइए। का, की, कू, क्री, के, कोई, को इस तरीके से। और इसको अच्छे से मतलब कुछ 3-4 वर्णों के साथ या फिर जितने भी मतलब व्यंजन वर्ण है, सबके साथ ऐसा कीजिए, एक लंबा-चौड़ा सूची बना लीजिए और फिर उसको जोर-जोर से पढ़िए। देखिएगा, बहुत ही कम समय में आपको इसका अच्छा परिणाम दिखेगा। मात्रा के मामले में तो कोई गड़बड़ी कभी रहेगी ही नहीं, अगर आपने ये नियम, ये पद्धति अपना लिया तो। बचपन में हम करते हैं। तो आप किसी भी उम्र में कोई भी भाषा सीखना शुरू करें, अगर आपको गलती हो रही है शुरुआत में तो ये अपनाइए। लिखने में मतलब मात्रा के मामले में तो गलती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक और तरीका है डिक्टेशन, श्रुत लेखन। ये भी हमने बचपन में किया हुआ है। स्कूल में या फिर घर में भी हमारे माता-पिता या शिक्षक-शिक्षिका हमें कुछ पढ़कर सुनाते हैं, हम उसको लिखते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी चौतरफा मदद मिलती है। हमारी लेखन में सुधार आती है, गति बढ़ती है और बहुत सारे शब्द हम जब ऐसे याद रखते हैं, तो लंबे समय तक बहुत सारे शब्द याद रह जाते हैं और सही से याद रह जाते हैं। और इस तरह हमारी जो लेखन है, वो एकदम शुद्ध हो जाता है। मात्रा में कोई गड़बड़ी नहीं रहती, कोई भी ऐसी-वैसी जो गलतियाँ होती रहती है, अगर हम ये डिक्टेशन की मदद ले लें, तो इससे काफ़ी हम लोग मतलब अच्छा परिणाम पा सकते हैं। अगर आपके पास कोई है साथी घर में या बाहर, तो आप उसका मदद ले सकते हैं। अगर कोई नहीं है, आप कोई ट्यूटर का भी मदद ले सकते हैं, जो आपको मदद करेगा ये अभ्यास कराने में। फिर एक और तरीका है, अगर आप स्वयं ही अध्ययन कर रहे हैं, कोई और नहीं है आपके लिए ये सब करवाने के लिए डिक्टेशन वगैरह और आप मतलब अपनी लेखनी को सुधारना चाहते हैं, मुश्किल-मुश्किल शब्द आपको लिखने में समस्या हो रही है, बोलने में समस्या हो रही है, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सी, से, कवर, राइट एंड चेक। जो शब्द आपके लिए मुश्किल है, उसको पहले ठीक से देखिए। उसको ठीक से देखिए, कहाँ पे क्या मात्रा लगी हुई है, कौन-सा अक्षर है, कैसे लिखा गया है, अगर कोई संयुक्त अक्षर है, तो वो कैसे लिखा गया है, ठीक से देखिए। फिर उसको सही से उच्चारण कीजिए, ठीक से बोलिए।
फिर क्या करेंगे देख लिया, बोल लिया, याद हो गया तो आप उसको हाथ से या किसी भी चीज़ से ढक कर रखेंगे। मतलब आप उसको खुद से थोड़ा दूर रखेंगे और एक कागज़ पर उस शब्द को या फिर अगर कोई वाक्य है तो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। लिखकर फिर उसको मिलाकर देखेंगे, चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है कि नहीं। अगर आपने सही लिखा है तो बहुत बढ़िया और अगर गलत लिखा है तो फिर से यही पद्धति दोहराइए सी, से, कवर, राइट एंड चेक। ऐसे करते-करते देखिएगा सारे मुश्किल शब्दों को आप सही से लिख पा रहे हैं, बहुत ही कम समय में। हर दिन मतलब एक सूची बना लीजिए, अगर कोई आप नया अध्याय पढ़ रहे हैं तो वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए कि ये शब्द है, फिर उसको निकालिए, लिखिए कागज़ पर, फिर ऐसे देख-देख के लिखिए, फिर बिना देख के लिखिए। ऐसे अपने आप ही आप स्व अध्ययन के ज़रिए अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, लिखने में, पढ़ने में, हर जगह काम आता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? ख़ासकर जो लोग मतलब काम-काज में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ये एक समस्या हो सकता है क्योंकि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले जो है, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा मतलब समस्या नहीं है उनके लिए क्योंकि उनके पास लिखने के लिए, पढ़ने के लिए होता ही है कुछ ना कुछ। लेकिन जो लोग मतलब ऐसे ही कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो लोग क्या लिखें? उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अगर इस भाषा को सीखना शुरू की है, आपने अगर पढ़ना शुरू किया है, तो कुछ ना कुछ तो आपने शुरू किया ही है। हो सकता है कि आपने किताबें पढ़ना शुरू की है, हो सकता है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। तो आपको जो अच्छा लगे जो लोग मतलब लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मतलब आसान है विषय ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो वो लोग रोज़ करते हैं, वही सब वो अपने डायरी में लिखते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप डायरी लिखते हैं घर में या कुछ भी ऐसा मतलब आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा उसमें इस भाषा में भी लिखना शुरू कीजिए अगर आप ये भाषा सीख रहे हैं, काफ़ी मदद मिलेगी। आज 2-4 लाइन लिख लिया, कल पूरा पैराग्राफ लिख लिया कुछ दिनों के बाद एक पूरा अध्याय लिख लिया, तो ऐसे करके लिखने का अभ्यास हो जाता है। और किसी को अगर समझ में ना आए, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोई स्कूल की किताब, ऐसा कोई किताब मतलब जो कि पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हो। उसमें क्या होता है, सवाल-जवाब होता है, एक पूरा अध्याय होता है, उसके नीचे सवाल होते हैं, जिसके जवाब निकालने होते हैं, वो आप कर सकते हैं। या फिर कुछ भी एक विषय ले लीजिए, ऐसे ही उसके ऊपर थोड़ा-सा लिखने का अभ्यास कीजिए कागज़-कलम लेकर। तो लिखने से कई सारी चीज़ें और मतलब हमें फ़ायदा देता है। हमारा जो सोच है, उसको स्पष्ट करता है। हम अपने मन की जो बातें हैं, उसको और स्पष्टता के साथ लोगों के सामने मतलब ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक आदत बन सकती है, हमारे मन मस्तिष्क को भी ठंडा करता है। हम जब लिखते हैं, हमारे जितनी भी चिंताएँ हैं, सोच है, वो एक जगह पर मतलब एक सही से हम बिठा सकते हैं। तो लिखिए, इससे भाषा का भी एक अभ्यास होता रहेगा और आपको वैसे भी मतलब मानसिक शांति भी मिलती रहेगी। तो अभ्यास करने के लिए आप इन तरीकों को भी अपना सकते हैं। और यही सारी जो पद्धतियाँ हैं, इसको बार-बार दोहराइए। अगर आप तैयार हैं, तो आज से ही लग जाइए। जैसे कि मैंने कहा है कि हम सबको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बस अंदर से वो जुनून, वो फुर्ती नहीं आती। तो थोड़ा-सा फुर्ती दिखाइए आज से ही और जो काम हाथ में लिया है, उसको ख़त्म कर लीजिए। देखिएगा कितना अच्छा महसूस होता है और थोड़ा-सा मतलब बुद्धिमानी के साथ थोड़ा अक्ल लगाकर अपने लिए जो सबसे ज़्यादा सही है, उसको ढूँढ लीजिए, इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको कम से कम समय में अच्छा परिणाम दिखने लगे। समय तो लगेगा ही, झट से तो कुछ नहीं होता है, काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर आप रोज़ मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बहुत जल्द ही हो जाएगा और अगर आलस दिखाएँगे, तो फिर तो समय लगेगा ही। जो काम 1 महीने में हो सकता है, अगर आप आलस करेंगे, टालते रहेंगे, हल्के में लेंगे, तो 10 साल में भी नहीं हो पाएगा। फिर से कहूँगी प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी यही इंसान को परफेक्ट बनाता है, हर एक क्षेत्र में। चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो। अगर आप निपुण होना चाहते हैं, तो इन 2 शब्दों को अपने मतलब मन में गाँठ बाँध लीजिए कि रोज़ प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंट रहना है, तभी बात बनेगी। तो कोशिश कीजिए, मेरी कही हुई बातों को अपना कर देखिए। हो सकता है कि ये सुनने में काफ़ी मुश्किल लग रहा हो, बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन यही है, जो भी है यही है। इसी रास्ते से चलकर जाएँगे तभी आपको परिणाम नज़र आएगा। सिर्फ़ सुनने से कुछ नहीं होगा, करेंगे तभी पता चलेगा। तो यही कहेंगे, बार-बार यही कह रहे हैं। उम्मीद है कि मैंने जो बात समझाने की कोशिश की आपको आप लोग समझ गए होंगे। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और नए विषय के साथ, एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।